हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पढ़ रहे हैं। आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं एक तो एडी करंट, ठीक है। तो पहले एडी करंट पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है आगे समझ लेंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है अपना क्या बच्चों, एडी करंट। तो एडी करंट क्या होता है, जरा एडी करंट के बारे में समझ लेते हैं। तो हेडिंग लिख देता हूँ मैं, एडी करंट्स। तो क्या होता है एडी करंट, इसके बारे में अभी पहले समझते हैं, फिर एडी करंट के बाद में अपन समझेंगे क्या बच्चों, ठीक है। एडी करंट के बाद में अपन समझेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एडी करंट क्या है और कब प्रोड्यूस होगी ये अपने को भी समझना है, ठीक है ना। तो पहले ध्यान से समझ लो, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 मार्क 2 मार्क में आएगा, ठीक है। छोटा वाला क्वेश्चन, इसका डेफिनेशन वगैरह पूछ लिया, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं समझा देता हूँ आपको। फैराडे लॉ है ना, फैराडे एंड लेंज लॉ आता है, तो ये एडी करंट भी आ जाएगा। देखो अब क्या है, देखो जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पे अपन ने एक सिंपल पेंडुलम बना लिया, ठीक है। जैसे ये मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, ये फिक्स पॉइंट, इसको क्या बोल दिया मैंने, सस्पेंशन पॉइंट, ये ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, पॉइंट ऑफ, या फिक्स पॉइंट लिख देता हूँ सस्पेंशन, या पॉइंट ऑफ रोटेशन, या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट से क्या है ना बच्चों, यहाँ पे एक मेटेलिक डिस्क है अपने पास में, ये इस टाइप से एक मेटेलिक डिस्क आ गई, ये पूरा का पूरा सॉलिड मटेरियल है, ये मेटेलिक डिस्क है इस टाइप से, ठीक है, ये मेटेलिक डिस्क है। अब ये डिस्क को मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ बच्चों। तो आप सभी को बताएं, अगर मान लो अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है, कोई डैम्पिंग नहीं है, जैसे एसएचएम होता है ना पार्टिकल का, तो एक कंपाउंड एसएचएम हो गया, फिजिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम, जो अपन एसएचएम में पढ़े थे। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से रिलीज करूंगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और ऐसे 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 घूमता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक ये घूमता रहेगा, एनर्जी में लॉस नहीं है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे बीच में एक रीजन है, ये एक रीजन आ गया, ये वाला रीजन, इस रीजन में अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ये क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, देखो जैसे ही, अभी तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब यहाँ था, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा यहाँ से, ठीक है, जैसे क्या करता है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। तो मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा होगा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया है, ये जो है इसको रिलीज किया, ये अभी इधर जा रहा था बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एंटर करता है तो क्या होगा, ये मेटेलिक डिस्क है, ये कौन मेटेलिक, ये मेटेलिक है बच्चों, ठीक है, मेटेलिक स्क्वायर है, या डिस्क भी हो सकती है, ठीक है ना। इसमें पूरा पूरा यहाँ सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है। तो अब होगा क्या, जो ये सॉलिड मटेरियल है बच्चों, ये जो मेटल है, इस मेटल में क्या होगा, जैसे ये अंदर जा रहा है ना, तो अंदर जाते टाइम क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो है कुछ करंट प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये अंदर एंटर किया ना बच्चों, तो ये जो इतना पार्ट अंदर आ चुका है, तो जितना ये डिस्क या लूप, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी हो, जितना ये अंदर आ चुका है, जितना पार्ट ये अंदर आ गया, उसमें क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो गया ना उससे, ठीक है। अभी यहाँ था ही इधर, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, जैसे ये अंदर आया यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, और जैसे जैसे ये इधर आ रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है बच्चों, ये इंक्रीज कर रहा है क्या, ऐसा एरो लगा दूं तो मैं आप समझ जाना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो लेंज लॉ क्या बोलता है बच्चों, फ्लक्स का अपोज कराना है क्या, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, -dϕ/dt, अपोज कराना है। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है बच्चों, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस करंट। तो वो जो इंड्यूस करंट आती है ना, उसी करंट को अपन लोग बोल देते हैं क्या, एडी करंट। क्या बोल देते हैं इसी को, एडी करंट, ठीक है। ये जो इंड्यूस करंट आई है, ये ही को अपन एडी करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, ये जो इंड्यूस करंट आई है ना बच्चों, इसी का क्या नाम है, एडी करंट, एडी करंट्स। अब यहाँ पे कोई लूप वगैरह तो आपको दिख नहीं रहा, आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो हमें कोई लूप तो दिख नहीं रहा,
जैसे करंट फ्लो होने के लिए तो कोई लूप होना चाहिए, कोई वायर होना चाहिए, तो जाके करंट आएगा, बट यहाँ तो ऐसा कोई वायर तो है नहीं। तो एडी करंट क्या है बच्चों, यहाँ छोटे छोटे से बहुत सारे पाथ्स बन जाते हैं। जैसे एक पाथ ये बन गया बच्चों, ये दूसरा पाथ बन गया, इन सभी पाथ्स में क्या है ना, करंट फ्लो हो रही है, और ये सब रैंडम पाथ है, ये सब पाथ जो है बच्चों रैंडम है। अब ये करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, करंट की डायरेक्शन अपन लेंज लॉ से लिखेंगे। क्या, अभी कौन सा वाला फ्लक्स बढ़ रहा है बच्चों, अंदर वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, अंदर वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना, ये अंदर वाला क्रॉस इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो इंड्यूस करंट है चाहेगी कि क्रॉस जो वो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना अंदर वाला, उसका अपोजिशन, और उसका अपोजिशन ये करंट ऐसे फ्लो होके करा सकती है बच्चों। ठीक है, ये इस टाइप से करंट फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, 3D डायग्राम नहीं है, 2D डायग्राम है। ठीक है, ये मैंने रैंडम पाथ बनाए हैं। तो अरे तो सपोर्ट करा दिया मैंने, डायग्राम मिटाना पड़ेगा मुझे वापस से। ये मैंने क्या किया, बाई चांस सपोर्ट करा दिया। ठीक है, अपोज कराना है ना अपने को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने। ये क्या बना दिया अपन ने, इधर 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 जा रहा था। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ ये जो लूप्स में जो करंट आ रही है, ये लूप बनाए मैंने रैंडम लूप, ज़्यादा नहीं बना सकता मैं क्योंकि लूप ये आपको दिख रहे होंगे। इन लूप की जो करंट आएगी बच्चों, वो क्या होगी, इस क्रॉस का अपोजिशन करेगी। ये जो क्रॉस आ रहा है ना, इन क्रॉस को अपोज करेगी। अपोज इसलिए करेगी क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है ना बच्चों, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये जो एडी करंट होगी ये इस फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगी, तो मतलब बाहर का फ्लक्स प्रोड्यूस कराएगी। तो ये इस टाइप की करंट आ गई। ठीक है, ये इस टाइप की करंट आ जाएगी। क्लियर है कहानी। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, ये इस टाइप की करंट क्यों आई, वो सारी कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ क्लोज लूप तो था नहीं, बट ये कंडक्टिंग है, मेटेलिक है ना, तो इसमें क्या ना छोटे छोटे से बहुत सारे ऐसे पाथ बन जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ये मेटेलिक स्क्वायर यहाँ से रिलीज करा, यहाँ तो आराम से ठंडा था, पर जैसे ये एंटर करेगा गर्म हो जाता है। ये क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, गर्म हो गया है, मतलब क्यों हुआ है गर्म, यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस हुआ होगा, इसके कारण गर्म हो गया। अब इसका यूज कर सकते हो, गर्म हो गया ना, तो पहले रख दो, चाय बन जाएगी। पानी गर्म कर लो तो नहा लो, वैसे नहाना आप लोगों को ठंडी ज्यादा लगती है ना, इसका हीट का यूज करके आप पानी गर्म कर लो, नहा लो। ठीक है, अब जो है वापस से जब ये यहाँ से बाहर जा रहा होता है बच्चों, जब ये यहाँ से बाहर जा रही होती है, ये मेटेलिक जो ये स्क्वायर है ये इधर जा रहा होगा, तो ध्यान रखना वापस से क्या होगा, अब इधर जा रहा है ना, यहाँ से इधर जाने पे क्या होगा बच्चों, फ्लक्स कम हो रहा है। अभी तो फ्लक्स बढ़ रहा था, अब फ्लक्स कम हो रहा है। कौन सा वाला फ्लक्स कम हो रहा है, क्रॉस वाला, तो वो क्रॉस वाले फ्लक्स को बढ़ाएंगे। अभी यहाँ जो इंड्यूस करंट आएगी, अच्छा इंड्यूस करंट इधर ही होगी, ठीक है ना, ये इंड्यूस करंट जो है वो इंड्यूस करंट क्या होगी बच्चों, इस क्रॉस को इंक्रीज कर रही होगी। क्यों, क्योंकि क्रॉस कम हो रहा है, तो क्रॉस को इंक्रीज कराना है, तो ये ऐसी करंट की डायरेक्शन आ गई, ये इस टाइप की करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा बच्चों, वो क्रॉस इंक्रीज कर जाएगा। फिर जैसे ये यहाँ बाहर आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ बाहर आएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई इंड्यूस नहीं आने वाला, यहाँ जैसे आके यहाँ आगे नहीं है, मोमेंटरी रेस्ट पे आ गया, मोमेंटरी रेस्ट पे। फिर ये इधर आएगा, तो जब ये रिटर्न में आएगा ना, इधर आ रहा होगा तो ये करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, और इधर से जा रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। वो वाला डायग्राम मैं नहीं बना रहा, ये डायग्राम काफी है। तो ये इस टाइप से जो करंट आई है बच्चों, एडी करंट आई है। अब इस एडी करंट के कारण क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता ना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, एज इट इज इसका ऐसे 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 ऑसिलेशन होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है, कुछ एनर्जी लॉस हो गया, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। यहाँ से रिलीज किया, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जैसे यहाँ से रिलीज किया, कैसे बताएं, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो पूरा बराबर चलता रहता। मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण क्या हुआ, जैसे यहाँ से रिलीज किया तो इधर उतना नहीं जाएगा, थोड़ा कम जाएगा, फिर कम धीरे धीरे रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इस टाइप से एडी करंट की कहानी है। डायग्राम शायद आपको समझ आ गया हो। अब एडी करंट के बारे में मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, एडी करंट के बारे में लिख लेते हैं जरा, ठीक है। 1 मार्क में आया तो कैसे लिखना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है आपको वैसे एडी करंट के लिए, ठीक है। अब मैं लिख भी देता हूँ फिर भी कि एडी करंट क्या है, सारी कहानी एडी करंट के ऊपर लिख लेते हैं पॉइंट लगा के। तो पहला पॉइंट लिख लो एडी करंट का डेफिनेशन, आपका डायग्राम बनाना है, डायग्राम के नीचे लिखना है फिर, ठीक है। तो एडी करंट्स क्या है, देखो
एडी करंट्स आर लूप, वीडियो पॉज करके पहले डायग्राम बना लो बच्चों। तो एडी करंट्स आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स, लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स, ठीक है, इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर, इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर बाय ए चेंजिंग, मैं बोल भी रहा हूं ताकि अगर मान लो किसी को है ना, इधर मान लो हो सकता है दिखे ना दिखे, मुझे नहीं पता लगा, बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इन द कंडक्टर, कंडक्टर में ही होगी ये कहानी। अगर ये कंडक्टर की जगह और कोई मटेरियल होगा मेटेलिक के अलावा तो ये नहीं होने वाला, ठीक है। और ये तो पता ही आपको अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंज लॉ। तो मैंने लिख दिया एडी करंट्स आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रिकल करंट्स इंड्यूस विद इन कंडक्टर बाय ए चार्जिंग मैग्नेटिक, बाय चेंजिंग, चार्जिंग नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कंडक्टर, ठीक है। और एक अगर आपको चाहिए इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फौकाल्ट, डिस्कवर्ड बाय, तो ये वैसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, फिर भी आपका कुछ सीटी टाइप का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछ लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, बाकी तो आप पूरा बच्चों पढ़ लेना, बट अब मैं इसके एडवांटेज या एप्लीकेशन बता देता हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन लिख दूँ, क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी, तो 4 एप्लीकेशन है, वो 4 एप्लीकेशन आप डिटेल में पढ़ लेना एनसीईआरटी की बुक से। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, वहाँ तक आ जाएगा ना, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। सेकेंड, ये पूरा एप्लीकेशन कैसे ब्रेक लगते हैं वो आप पढ़ लेना बुक में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग आपको समझ में आ ही गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा था ना, उसी टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। थर्ड, इंडक्शन फर्नेस, भट्टी बना लो, चाय पी लो, चाय गरम कर लो, पानी गरम कर लो, जो मर्जी पड़े कर लो। इलेक्ट्रिक फर्नेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हीट लॉस जो हो रहा है वो। एंड फोर्थ एंड लास्ट, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। तो ये जो कहानी मैंने समझाई है ना आपको, इसका उससे है, किससे, जेडब्ल्यू नीट से कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला जेडब्ल्यू नीट, ठीक है। बोर्ड में पूछा जा सकता है तो आपको लिख लेना है, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेना। तो ये कहानी हो गई यहाँ पे, यहाँ तक लिखो पहले, ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक की पूरी कहानी लिख डालो जल्दी से, फिर आगे समझाता हूँ क्या है। देखो आगे एक डायग्राम और बनाना है, अगले डायग्राम में क्या है देखो। अब आप, मुझे पता है अगला डायग्राम नहीं बनाने वाले हो, पर बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके पहले यहाँ तक की कहानी लिखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अगला डायग्राम बना रहा हूँ। अगले डायग्राम में क्या है देखो, नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है मैं इसी में एडिट करूंगा, आपको अलग बनाना है, ठीक है। आप अलग बनाना प्लीज, ठीक है, अलग डायग्राम बनाइएगा, नहीं बनाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहो तो आप ये कहानी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पर ये इतना डायग्राम बनाना। देखो इस डायग्राम में क्या है बच्चों, मैं चाह रहा हूँ एडी करंट कम हो जाए। एडी करंट फालतू में एनर्जी लॉस ही तो कर रही है ना। अगर मान लो आपको चाहिए, जैसे एडी करंट मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा आपको एडी करंट का, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, तो फालतू में एनर्जी लॉस होके रुक जा रहा है। मैं चाहता हूँ इसके ऑसिलेशन लगातार रहे, मतलब जरूरी नहीं है ना हर बार यूज हो जाए उसका। तो अपन क्या चाहते हैं, एडी करंट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे भी आएगा एडी करंट, कोई मैं 1-2 डिवाइस पढ़ाऊंगा, जैसे ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर में मैं एडी करंट का यूज करूंगा कि एडी करंट को रिड्यूस करना है अपने को, ठीक है। जनरेटर वगैरह सारी कहानी पढ़ेंगे आगे। तो फिर अगर मुझे एडी करंट रिड्यूस करनी है तो क्या करना होगा मुझे, अब मैं क्या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं कि एडी करंट रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो एडी करंट रिड्यूस करने के लिए बच्चों अपन क्या करें, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्लॉट्स बना दो आप, ये ऐसे मैंने स्लॉट बना दिए। देखो ये ऐसा स्लॉट बनाने के लिए क्या बेनिफिट होगा ऐसा स्लॉट बनाने का बच्चों। ये जो एडी करंट के जो पाथ है ना,
वो सारे पाथ गायब हो जाएंगे क्या? एडी करंट के जो पाथ हैं ज़्यादातर पाथ्स क्या होंगे बच्चों? गायब हो जाएंगे क्या? तो ये इस टाइप से स्लॉट क्यों बना है? ये इस टाइप से स्लॉट क्यों बना दिए? ताकि ये जो एडी करंट आ रही थी वो एडी करंट क्या हो जाएगी? अब गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से स्लॉट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ भी बना देते हैं। यहाँ बनाने से देखो आप कितनी सारी एडी करंट गायब हो गई। ये स्लॉट बनाने से क्या होगा? अभी एडी करंट रिड्यूस होकर जीरो नहीं हो जाएगी, कुछ एडी करंट तो अभी भी बचेगी। ठीक है, बट कम हो जाएगी ऐसे स्लॉट बनाने से। ठीक है, यहाँ की देखो ये सभी एडी करंट के पास, अब यहाँ क्या होगा? छोटी छोटी एडी करंट्स रह जाएगी। छोटी छोटी एडी करंट्स मैंने छोटी छोटी तो रही जाएगी ना बच्चों, तो अभी भी एनर्जी लॉस तो होगा, बट कुछ जो है एडी करंट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कुछ एडी करंट भाग जाएगी। तो ये वाला डायग्राम भी बना लेना आप। इसमें अपन ने क्या किया? एडी करंट को रिड्यूस कर दिया। अब मैं सारा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ऐसे स्लॉट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन और लिख रहा हूँ। अगला पॉइंट क्या है? देखो अगले पॉइंट में डायग्राम बना लेना। ये जो कटिंग स्लॉट्स बनाए हैं, कटिंग स्लॉट्स ये क्यों बनाए हैं? कटिंग स्लॉट्स इन दी मेटल लेड। ये क्या होगा बच्चों? क्या करने वाले हैं? रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक की पूरी कहानी लिख लेनी है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, हम पढ़ेंगे सर आपको लगता है? हम नहीं पढ़ने वाले। अगर पढ़ो फिर भी बाई चांस, तो उसमें ये जो डायग्राम है ना बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पे डायग्राम में, मैंने तो 2D में ड्रॉ कर लिया। वहां बुक्स जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें ये डायग्राम 2D में ना होके 3D में है। 3D में इसलिए है क्योंकि उन्होंने 3D में डायग्राम कैसे बनाया। देखो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी बना देता हूँ। पहले तो आपको एनसीईआरटी रीड करना है, तो रीड एनसीईआरटी भी लिख लो, एनसीईआरटी से पढ़ाई कर लेनी है। अब एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ना बच्चों, उसमें क्या है ना कि जैसे इस टाइप से बना रखा है दुनिया डायग्राम। जैसे यहाँ पे ये साउथ पोल बनाया, ये नॉर्थ पोल बनाया, ये साउथ पोल बनाया, और यहाँ जो मैग्नेट, ये भी डायग्राम भी 3D में पता नहीं है। ये क्रॉस 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 इसलिए क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही होगी ना, और फिर यहाँ से जो ये ऊपर से लटकाया है और यहाँ से जो इसको एंट्री कराई है, यहाँ से जब ये एंट्री करेगा तो इस डायरेक्शन में करंट आ जाएगी। ठीक है, जब एंट्री करेगा, और जब यहाँ आ जाएगा बाहर निकल रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी ऐसे। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी से बनाया है। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला डायग्राम भी है, 2 डायग्राम बना रखे हैं। तो आपको समझने के लिए तो ये डायग्राम याद रखना है क्योंकि ये डायग्राम ज़्यादा आसान है। अब मुझे नॉर्थ पोल साउथ पोल से क्या मतलब, मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी डायरेक्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल से जनरेट हुई होगी, उससे मतलब नहीं। ठीक है ना, तो इस टाइप से अपन ने ये एडी करंट की सारी कहानी पढ़ ली है बच्चों। और आप लोग खुशी खुशी इसको लिख डालो, और हो सके टाइम मिले आप लोगों को, थोड़ा फ्री हो कभी जिंदगी में, तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, एडी करंट एक पेज भी नहीं है पूरा का पूरा, एक बार रीडिंग लगाओगे 10 मिनट लगेंगे बस, और सारा सब कुछ समझ आ जाएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे। ठीक है ना, क्लियर है? तो एडी करंट को यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि मैंने बताया था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों अपना? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी लिख लेते हैं क्या है। तो वीडियो पोस्ट करके पूरी कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी, नहीं लिखी तो देख चले जाना और लिख लेना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों इंड्यूस इलेक्ट्रिक। तो अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी समझते हैं, और बड़े ध्यान से समझनी है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। जैसा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये आपको समझाना है, आपको खुद से सोचना है। मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाता हूँ आपको। ठीक है ना, चलो तो हेडिंग लिखते हैं अपन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, मैं कैपिटल ई से तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखता था, EIN लिख देता हूँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, तो ये आ गया अपने पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इनसाइड नहीं है, INT लिख दूं, चार इनसाइड मत समझ लेना इसको, इंड्यूस है ये, या पूरा ही लिखता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। इंड्यूस
चलो अभी नीचे लिख लेंगे। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये अब अपन समझना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों अलर्ट हो जाओ। जो बच्चे सो गए हैं वो एक बार वापस से जाग जाएं, क्योंकि अब अपन पढ़ने पे आ गए हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी कहानी अब अपने को समझनी है। ठीक है, तो थोड़ा समझने वाला पार्ट है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट है और बढ़िया बात, जिसको JEE नीट नहीं करना वो इसको स्किप कर दे। क्यों? बोर्ड में नहीं है, NCERT में। ठीक है, इसको JEE नीट के लिए काम नहीं करना है वो इसको स्किप कर देगा तो भी चलेगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बोर्ड में नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कहानी समझते हैं जरा। जैसे मान लो बच्चों, इसमें एक तो ये है कि जो रीजन अपन मानेंगे ना वो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे। पहला तो ये समझ लेना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है बच्चों, बट ये सिलेंड्रिकल रीजन में है। सिलेंड्रिकल रीजन बोले तो आप समझ जाओगे ना, सिलेंड्रिकल रीजन ये सब, ये लाइंस ऐसे गोले गोले में अंदर की डायरेक्शन में जा रही है, ये सब का सब ये जो है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया और ये गोले गोले में जा रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये सेंटर C है, अगर ये सेंटर C है इसका, तो ये जो रेडियस आ गया अपने पास R। ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोला जाता है सिलेंड्रिकल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बना दी है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो कांस्टेंट है। B क्या है अपने पास, B जो है B क्रॉस, और ये साथ में यूनिफॉर्म भी है अपने पास में। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो B है ना ये वेरिएबल है, बदल रहा है, मतलब बढ़ेगा घटेगा, बट डायरेक्शन कांस्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन भी बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो B है बच्चों, ये जो अपन हर बार लिखते थे ना B, जो ये अंदर की डायरेक्शन में तो है, बट ये B क्या है, वेरिएबल है। मतलब हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। क्लियर यहाँ तक की कहानी सही। तो सबसे पहले तो वापस करता हूं, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैंने नॉन यूनिफॉर्म अभी भी हटाया, आप लोगों ने देखा हो तो, और इसकी डायरेक्शन अंदर कंसीडर करते हुए चलते हैं अपन। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अभी अपन इंक्रीज करके समझते हैं, डिक्रीज भी समझ सकते हो आप। ठीक है, जो भी होगा उसमें आंसर में सब एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर मान लो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने के कारण क्या होने वाला है ये समझते हैं। अब मैं मान लो यहाँ पे अंदर में सेंटर पे एक लूप मानता हूँ, सेंटर पे क्या मान रहा हूँ बच्चों, मैं एक लूप मान रहा हूँ। अभी आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है, लिखोगे ना तो फंस जाओगे आप लोग। ठीक है, लिखना कुछ भी नहीं अभी, ठीक है, लिखोगे तो फंस जाओगे। क्लियर है, तो ये जो है अपने पास, मान लो यहाँ पे एक रिंग है मान लो। ठीक है, ये स्मॉल r रेडियस की ये एक रिंग बना ली, ये इस टाइप से रिंग है। ठीक है, और उसका सेंटर भी वही है, कंसेंट्रिक है दोनों ही। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल ये स्मॉल r रेडियस की जो रिंग है बच्चों, ये रिंग भी क्या है अपने पास एज इट इज है। ठीक है ना, मीन्स कंसेंट्रिक है दोनों। ठीक है, क्या है ये, कॉन्सेंट्रिक। क्लियर है, ये रिंग रखी है ऐसी। अब इस रिंग में क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जैसे अपन क्या मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। ठीक है, वेरिएबल की जगह इंक्रीज लिख देता हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे मैं इंक्रीज के लिए कहानी समझा देता हूँ, डिक्रीज के लिए खुद से समझ सकते हो आप। बी क्या कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है, ऐसा मैं लिख दिया नॉन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों लिखना मत आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार मिटा दूंगा अभी, क्योंकि बहुत सारा ये थोड़ा टॉपिक अलग हटके ही है। ठीक है ना, मतलब जो पिछला पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी मिक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा तो जो करेंगे उसका उल्टा कर देना। तो आपको ये इतना तो समझ आ गया बच्चों कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो ये लूप में अपोजिशन के कारण क्या होने वाला है। ये जो मैंने लूप बनाया है ये कंडक्टिंग लूप है, ये एक लूप है कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग लूप। अब ये जो कंडक्टिंग लूप है बच्चों, इस कंडक्टिंग लूप में क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगी।
तो इंड्यूस करंट कैसी होगी बच्चों, इंड्यूस करंट अगर देखी जाए तो ये फ्लक्स बढ़ रहा है क्या, तो फ्लक्स को अपोज कराना है, तो इंड्यूस करंट जो है ये ऐसी आ जाएगी बच्चों, ये ऐसी एक इंड्यूस करंट आ जाएगी इस लूप में, ये इस टाइप से एक इंड्यूस करंट आ गई है। अब ये इंड्यूस करंट क्या कर रही है, इस फ्लक्स का अपोज करा रही है। इंड्यूस करंट ऐसे क्यों आई है तो आपको समझ में आ गया होगा लेंज लॉ से, ठीक है। अब हो क्या रहा है बच्चों, ये जो इंड्यूस करंट इधर आ गई, इसका मतलब अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, क्या जो भी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जैसे यहाँ करंट इधर जा रही है तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज, वो इधर जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों इस लूप में, कंडक्टिंग लूप में, वो इधर जा रहा होगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब आपको एक फोर्स पता है ना, F इक्वल टू QE। कौन सा फोर्स पता है, F इक्वल टू QE। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण तो ये इधर जा रहा है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, क्योंकि करंट उधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो यहाँ पे एक ऊपर की डायरेक्शन में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने वाला है, ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मतलब अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो करंट क्या लॉन्ग होगी, क्या जैसे जैसे करंट फ्लो हो रही है ना उसी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे आप करंट की डायरेक्शन में, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आप नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मान लो, जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, करंट तो करंट पॉजिटिव चार्ज तो करंट की डायरेक्शन में जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो, क्योंकि यहाँ बैटरी वगैरह तो कुछ है नहीं, तो EV इक्वल टू ED वाला तो है नहीं, तो यहाँ क्या होगा कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पूरे लूप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, इसका कैलकुलेशन भी अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं इसके पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर कितना होता है उसकी कैलकुलेशन भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स लगाता जाता हूँ और लिखता जाता हूँ, तो आप लोग चाहो तो साथ साथ लिख लो, और चाहो तो एक बार पूरे मैं लिख दूं फिर आप लोग लिखना, ठीक है। तो क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा ना, ये वेरिएबल इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग नहीं हुआ तो इंड्यूस करंट नहीं आएगी, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आने वाला, ठीक है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद द टाइम in region, then an electric field induces within and आउटसाइड द रीजन, ठीक है, आउटसाइड द रीजन, मतलब इसके अंदर भी आएगा, और सुनो अभी मैं बाहर भी आएगा। अभी दोनों के केस में बता दूं, जैसे अभी मैंने तो ये वाला लूप तो क्या किया बच्चों, अंदर लिया है, अगर यही लूप अगर मैं बाहर भी ले लेता ना, तो उस लूप के अंदर का टोटल फ्लक्स तो चेंज ही हो रहा है ना, तो उसमें भी आएगा इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्लियर है। तो पहला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ये जो है, ये जो अब अपन ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे, क्या अलग है, इसमें क्या हटके है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उससे इसमें क्या अलग है ये समझते हैं जरा। तो वो वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब याद करो ध्यान से बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता हो,
कौन सा? जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला तो वहां अपन ने बोला था वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया था बच्चों? स्टैटिक चार्ज ने, चार्ज रेस्ट में था। ये वाला किसने प्रोड्यूस किया? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने। किसने प्रोड्यूस किया बच्चों? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने। यहां पे कोई चार्ज तो है नहीं, यहां कोई चार्ज नहीं, बट ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है नॉर्मल मैग्नेट के कारण भी है, जरूरी नहीं मूविंग चार्ज के कारण ही। ये मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ साउथ पोल हो तो उसमें भी तो आ ही सकता है ना, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। दूसरा पॉइंट, पहला तो सोर्स, उसका सोर्स तो स्टैटिक चार्ज, इसका वेरिएबल मैग्नेटिक। दूसरा पॉइंट, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था अपन ने बच्चों वो था कंजर्वेटिव नेचर का। कौन सा? कंजर्वेटिव नेचर का। कौन सा बच्चों? कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर। और यहां पे होगा नॉन कंजर्वेटिव नेचर का। ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। अब आपको लगेगा सर ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का क्यों? बताता हूं। जैसो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन अभी इधर जा रहा है क्या? ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है इसके कारण F इक्वल टू क्यू ही होता है, क्यू नेगेटिव है तो फोर्स तो इधर ही आएगा ना। इस पे इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और इसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होगा, ऐसे यहाँ पे भी पॉजिटिव वर्क डन होगा। हर एक इंस्टेंट में पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव 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 वर्क डन, पॉजिटिव 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 होते 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 पूरा क्लोज लूप कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे क्लोज लूप में पूरा अगर ये क्लोज लूप कंप्लीट करने का इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया, अभी इस पे वर्क डन पॉजिटिव क्यों है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, फोर्स भी इधर है, फिर इधर जा रहा होगा, फोर्स भी इधर है, इधर जा रहा होगा, फोर्स भी इधर है। हर इंस्टेंट पे वर्क डन पॉजिटिव है क्या? तो पूरा साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव है। तो पूरा लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो वर्क डन जीरो नहीं आने वाला, नॉन जीरो आएगा। वर्क डन क्या आएगा बच्चों? पूरे कंप्लीट साइकिल में इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन नॉन जीरो आएगा। और कंप्लीट साइकिल में वर्क डन नॉन जीरो है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। वहां ऐसा नहीं होता था, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी हो, अगर क्लोज लूप आ गया, भले रैंडम कैसे भी घूम के साइकिल में आए, सर्कल में आए तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन जीरो लिख दे देते। बट यहाँ वर्क डन जीरो नहीं है, मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है और वो वाला जो था वो कंजर्वेटिव नेचर का था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर वो कंजर्वेटिव नेचर का था तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइक टर्म डिफाइन थी, एक टर्म डिफाइन करी थी अपन ने वहां, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ ऐसी कोई टर्म नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की, ठीक है? क्योंकि पोटेंशियल जब अगर नॉन कंजर्वेटिव के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ पोटेंशियल टर्म डिफाइन नहीं होती। क्लियर है? अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इसका वैल्यू भी मैं कैलकुलेट करा दूंगा, अगले पॉइंट्स पे अपन आते हैं, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट्स क्या है देखो, अगला पॉइंट जो लिख रहा था मैं, सेकंड पॉइंट क्या है देखो, दिस फील्ड, ये दिस फील्ड मींस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्ज, ठीक है, रुके हुए चार्ज के कारण जनरेट होता है ना, क्लियर है? स्टेशनरी चार्ज के कारण ये क्रिएट होता है। क्लियर? यहां तक की कहानी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब दूसरा एक और पॉइंट समझाता हूं। वहां पे जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी बच्चों, आपको था पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती थी, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होती थी, और मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ओपन कर्व, और ब्रैकेट में लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। नोट्स भी देख लेना, क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ओपन कर्व, ब्रैकेट में क्या लिखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों, इस अगर गोले को मैं यहाँ बनाऊं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये सब का सब इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के क्या बना रहा है? क्लोज लूप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहा है? क्लोज लूप। वहां क्या बनाया था? ओपन लूप। तो
ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया है, तो ये क्लोज लूप बना रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं अगला पॉइंट लिख देता हूं। इट क्या है, देखो, इट्स फील्ड लाइंस, इट्स फील्ड लाइंस कहां गया? इट्स फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन क्लोज कर्व, इन क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व बना रहा है। और अगला पॉइंट लिख रहा हूं, जो F इक्वल टू क्यू रिलेशन, F इक्वल टू क्यू इज वैलिड, ठीक है, फॉर दिस फील्ड। ठीक है, फॉर दिस फील्ड ऊपर लिख दिया मैंने, यहां लिखना है। ठीक है, रिलेशन F इक्वल टू क्यू इज वैलिड फॉर दिस फील्ड। दिस बोले तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। अब यहां तक की कहानी लिखो। अब अपन आगे समझते हैं क्या कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, कितना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये अब अपन समझेंगे। तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है बच्चों। पहले ये डायग्राम लिख लो और फिर डायग्राम के नीचे 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स लिख लीजिए आप। 1 2 3 4 चार के चार पॉइंट्स आप लोग लिख डालो जल्दी से। अब मैं 4 पॉइंट मिटाऊंगा और नेक्स्ट पॉइंट्स लिखूंगा, और नेक्स्ट पॉइंट लिखते टाइम ये वाला डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि ये डायग्राम से हो सकता है मुझे कुछ अगला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प मिले। मतलब अगर मैं आगे इसको रब करके इधर पॉइंट लिख दूंगा ना, तो फिर मुझे दिक्कत होगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, आपको बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करो, ये डायग्राम बनाओ और ये चारों पॉइंट्स लिख लो। चारों पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे आई थिंक वीडियो पॉज करके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला पॉइंट्स का आता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है ये। सो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। सो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल हैज नो मीनिंग इन दिस फील्ड। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल का इसमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अगले पॉइंट पे आते हैं। फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए साइक्लिक पाथ में वर्क डन 0 नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ई इंड्यूस डॉट dl ये नॉन जीरो आएगा बच्चों। बट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन पढ़ते थे, उनके लिए जो क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट dl 0 आता था। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं जरा। अब यहां पे अगर मान लो बच्चों, यहां ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस लूप में कुछ न कुछ इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा। वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस ईएमएफ दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस ईएमएफ बराबर बराबर हो जाएंगे। अगर मैं यूनिट चार्ज को कंसीडर करूं, इसे चार्ज की वैल्यू 1 कंसीडर कर लूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं, सॉरी उल्टा बोलते हैं मैं, क्या अगर मैं यूनिट चार्ज कंसीडर कर लूं ना, तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा, वही यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा। मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ आगे। ठीक है, और इस टाइप से अपने सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर अपन जो है यहाँ से क्या कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेशन की इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ कितना रहा है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा होगा
अब मुझे मिटाना ही पड़ेगा वरना कब तक लिखूँगा मैं सारे पॉइंट्स। चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, देखो अगला पॉइंट, व्हेन ए यूनिट चार्ज goes once around the loop, ठीक है, लूप का एक साइकिल कंप्लीट कर देता है, the total work done, जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन on it by the electric field is equal to EMF in loop, ठीक है, लूप में जो EMF आया है। अगला पॉइंट ये बता रहा है बच्चों, एक और पॉइंट लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड is same as the direction of induced current। वैसे करंट तो स्केलर है, बट करंट की जो डायरेक्शन होगी ना उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये समझ लेते हैं जरा, ठीक है। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं बच्चों, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आप लोगों को। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे अब आप लोगों ने, ठीक है। नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके लिख डालो जल्दी से। अब अपन ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना वो वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये समझ लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं रब कर देता हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो समझ आ देता हूँ जरा क्या है, देखो कहानी। तो हेडिंग लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ, क्या कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं बच्चों पर, कैलकुलेशन ऑफ ई इंड्यूस, ठीक है। ये ई इंड्यूस का कैलकुलेशन करना है, IND लिख देता हूँ, IND, ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक। ये IN पहले जो लिखा था वही लिखें। तो आपको ये पता है बच्चों, E इक्वल टू क्या होता है, माइनस d∅dt होता है। ये आपको बताएं कौन सा लो आ गया बच्चों, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में आपको पता होगा इंड्यूस ईएमएफ जो होता है E इक्वल टू माइनस d∅dt होता है, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो E है, क्या ये ईएमएफ वाली टर्म है क्या बच्चों, इसको अपन लिख देंगे इंटीग्रेशन E इंड्यूस डॉट dl इक्वल टू माइनस d∅dt, और इसको सोल्व करेंगे और ये फाई को सोल्व करेंगे और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्लियर है। तो केस नंबर 1 में सोल्व करके देखते हैं जरा। केस फर्स्ट में जो है मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, जिसे मैंने डायग्राम बनाया था ना ई इंड्यूस, या केस फर्स्ट में डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ r लेस देन r बोले तो केस फर्स्ट का जो डायग्राम है बच्चों r लेस देन r, मतलब मैं अंदर में वो जो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ना उसके अंदर में मैं मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। तो अंदर में कैसे होगा देखो बच्चों, ये मैंने मान लिया रीजन, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, ठीक है। सिलेंड्रिकल रीजन मान लिया मैंने, जैसा भी डायग्राम बनाया था ना अपन ने, ये सिलेंड्रिकल रीजन, ये लूप आ गया बच्चों, और ये सिलेंड्रिकल रीजन का ये जो सेंटर आ गया, और ये सेंटर में ये आ गया अपने पास कैपिटल R, और ये मेरे को अंदर में ये लूप आ गया, इस लूप में मुझे इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू पता करना है, और ये रेडियस आ गया स्मॉल r, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अब देखो यहाँ से सोल्व करें बच्चों, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड dl, आपको पता है ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैंने ये मान लिया था B क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज कर रहे हैं। B क्या मान ले बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं। B अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो करंट कैसे आ गई, डिक्रीज कराना चाहेगी, तो डिक्रीज कराना चाहेगी तो करंट ये ऐसे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही आ जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही आ गई। तो अगर मान लो मैं इसी पाथ क्या लूँगा, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, मैं क्या लिख दूंगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड dl cos 0 इक्वल टू माइनस
अब ये डी फाई बाई डी टी कैसे लिखें, तो डी बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख दिया, बी इंटू इस लूप का एरिया क्या लिख दूं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इतना ही तो प्लस क्लिक कर रहे हैं, इंटू कोस जीरो। ठीक है, फाई की पता है ना आपको, बी ए कोस थीटा लिखते हैं, फाई क्या लिखते हैं, बी ए कोस थीटा। ठीक है, तो बी तो ये इज इट इज जो भी वेरिएबल होगा, अब बी को बाहर नहीं ला सकता मैं, क्यों, क्योंकि बी इंक्रीज कर रहा है, पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कोस जीरो, पाई आर स्क्वायर ये वाला लूप है, ये जो रेड कलर का लूप बनाया ना मैंने, उस लूप से कितना इंड्यूस प्लस पास कर रहा है, तो ये डीएल इंटीग्रेशन ई इंड्यूस तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएल को 2 पाई आर लिख लिया, cos 0 1 हो जाएगा यहाँ पे भी, तो माइनस dv बाई dt पाई आर स्क्वायर बाहर लेते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया बाहर, पाई आर स्क्वायर dv बाई dt। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, पाई से पाई गायब हो गया, तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आ गया बच्चों r/2 dv बाई dt। ठीक है, यही आ गया, पाई से पाई बाहर आ गया, तो ये आ गया r/2 dv बाई dt। क्लियर है, ये सा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये तो कब आया बच्चों, अंदर में। अगर मैं बाहर में कैलकुलेट करना चाहूँ केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या डायग्राम बना रहा हूँ, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये वाला डायग्राम है आउटसाइड के लिए। ठीक है, आउटसाइड में क्या होगा देखो, अब मैं यहाँ पे लूप बना लिया, ये मैंने कौन सा वाला लूप बनाया बच्चों, ये सेंटर और ये रेडियस कैपिटल आर। अब मैं बाहर में मतलब ये यहाँ पे आ गया, तो बाहर बोले तो ये जो लूप है ये वाली रेडियस आर, वापस से मैंने क्या मान लिया बच्चों, बी इंक्रीज कर रहा है, वापस से क्या मान लूं मैं, बी इंक्रीज करना है। तो वापस कहानी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई इंड्यूस ईएमएफ डीएल कोस 0 बरोबर माइनस डी बाई डी टी। अब यहाँ ध्यान रखना, बी इंटू यहाँ पाई आर स्क्वायर आएगा, सॉरी पाई कौन सा आ रहा है, अब देखो यहाँ पे जो है ना ये लूप भले ही बड़ा हो गया है, ध्यान से सुनना, यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये लूप तो बड़ा हो गया बच्चों ना, कोई दिक्कत नहीं, बट एरिया मेरे को पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही लिखना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यही है ना, बाकी यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 है क्या, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ बाहर में यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही आने वाला है। ध्यान रखना, पिछले वाले में यहाँ स्मॉल आ रहा था, यही गड़बड़ कर सकते हो बस आप लोग। ठीक है, कैपिटल आना है, यहाँ कैपिटल आ रहेगा, क्योंकि यहाँ इतना में तो मैग्नेटिक फील्ड खाली है, तो यहाँ से सॉल्व करूंगा तो ई इंड्यूस तो बाकी बाहर आ गया, ई इंड्यूस बाहर आ गया, इसको 2 पाई आर लिख लिया, और पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, डीबी बाई डी टी आ गया। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आ गया माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r डीबी बाई डी टी। क्लियर है, तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या, पहले यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या याद रखना है आपको इतने सारे में से, फॉर्मूले के नाम पे मींस न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, वीडियो पॉज करो जल्दी से और यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी। वो माइनस तो अपोजिशन के कारण आ रहा है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज कर रहा है उसका अपोजिशन हो रहा है ना, जो मैग्नेटिक प्लस इंक्रीज कर रहा होगा उसका अपोजिशन हो रहा है, इसलिए माइनस है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी लिख ली बच्चों, नहीं लिखी है तो जल्दी से लिखो। अब मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद कर लेने। देखो, हाँ, तो फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों। एक तो अपने को फॉर्मूला याद रख लेना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये r/2 dv बाई dt आता है, अंदर क्या है, ये तो अंदर में आ गया। इनसाइड में एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है, r लेस देन r पे सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा ध्यान। आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड बोले तो r ग्रेटर देन r पे, इक्वलिटी कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ इस सिचुएशन में इंड्यूस जो आएगा ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आएगा r स्क्वायर अपॉन 2r dv बाई dt। क्लियर है, अगर मान लो बच्चों dv बाई dt कांस्टेंट है, dv बाई dt मान लो, अपन मान लेते हैं अल्फा और ये मान लो कांस्टेंट है। अगर dv बाई dt कांस्टेंट है तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, r के साथ में इंड्यूस ईएमएफ का, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर dv बाई dt कांस्टेंट है, ये dv बाई dt, तो ये पहले स्ट्रेट लाइन आया,
और फिर उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। मीन्स ये यहाँ पे जो है ना इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। और शुरुआत में जो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू r, बट dp/dt कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये टाइम के साथ वेरिएबल कर रहा है तो फिर टाइम पे भी कहानी बदलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक की कहानी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंक्लूजन है पूरा इंड्यूस ईएमएफ का, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, एक ये फॉर्मूला याद कर लेना है, या फिर आप चाहो तो डिराइव कर लो साथ के साथ। क्लियर है? अब मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साथ लिख के कंपेयर करा देता हूँ कि पिछला वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में और जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। इधर तो कौन सा लिख रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इधर कौन सा लिख रहा हूं, इंड्यूस वाला, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिख लेना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले सिमिलरिटी लिख रहे हैं या डिफरेंस लिख, पहले डिफरेंस लिख लेते हैं। तो पहला क्या है, पहले डिफरेंस लिख रहा हूं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है देखो, पहले तो कौन किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो किसके कारण होता है, स्टेशनरी चार्ज, और ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, पूरा लिख लेना वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जगह नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं लिख सकता। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया, पहले लिख रहे हैं कहानी क्या, डिफरेंस। ठीक है, प्रोड्यूस हो गया, इसके बाद क्या डिफरेंस हो गया, नेचर, नेचर में ये हालत होता है कौन सा वाला, कंजर्वेटिव, ये हो गया अपने पास नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है, नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ जो कर्व की बात करूं, कर्व जो होता है ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपन लूप, ओपन कर्व, और ये होता है क्लोज करो ऑलवेज, ये भी ओपन है ना, ये भी अभी समझा था हमने, क्लोज करो ओपन। इतनी कहानी आ गई। इसके बाद क्या बचा, साइक्लिक पाथ में वर्क डन, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। ठीक है, साइक्लिक पाथ का वर्क डन आ गया, तो इसका तो क्या आ जाएगा 0 और इसका क्या आ जाएगा नॉन जीरो। साइक्लिक पाथ में ना, ये सर्कल का मतलब साइक्लिक होता है बच्चों, ये जो सर्कल लगाते हैं ना ये वाले सर्कल का मतलब साइक्लिक पाथ होता है। चाहो तो पूरा लिखो यार, पूरा लिखा था वरना आपको लगेगा क्या लिख दिया सिर्फ। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल क्लोज, ये 0, और यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल, ये नॉन जीरो। ठीक है, वर्क डन इन साइक्लिक पाथ, वर्क डन इन साइक्लिक पाथ, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा नॉन जीरो। और कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है तो बताओ जल्दी से, और कोई डिफरेंस अगर आप लोगों को दिख रहा है ना तो बता दो जल्दी से। सोचो सोचो, तो मुझे तो नहीं लग रहा। पोटेंशियल कहाँ, पोटेंशियल कहाँ डिफाइन है, पोटेंशियल मतलब ये सारा कहानी हो गई। पोटेंशियल यहाँ डिफाइन है, और कैसे होता है वो आपको पता ही होगा, यहाँ डिफाइन नहीं है। मैं पढ़ लेता हूँ एक एक करके। प्रोड्यूस स्टेशनरी चार्ज, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, नेचर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ओपन कर्व क्लोज कर्व, ई डॉट डी एल 0, यहाँ भी डॉट लगा लेना, नॉन जीरो, वर्क डन इन साइक्लिक पाथ 0 नॉन जीरो, पोटेंशियल डिफाइन नॉट डिफाइन। ठीक है, इसके बाद और कोई पॉइंट बच गया हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक डिफरेंस भी लिख दे, सॉरी ये तो F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, यहाँ भी वैलिड है और यहाँ भी वैलिड है, यही सिमिलरिटी है बस। ये सब के सब डिफरेंस थे ऊपर ऊपर जो मैंने लिखे ना, सफेद सफेद डिफरेंस, लालू लालू सिमिलरिटी, एक ही सिमिलरिटी। तो इस जो पूरा अपन ने अभी 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 आज वाले लेक्चर में लास्ट में पढ़ा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी पूरी कहानी मैंने यहाँ लिख दी है। ये कंक्लूजन है, ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको एक एक पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए।
जो कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट ऐसा आ जाए। अगर सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए आपसे तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये वाला कंसीडर करना होता है, ठीक है। और बोल दिया जाए क्या कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडीशन में क्लोज लूप बना सकती है, बट ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के केस में होता है, ठीक है ना। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको, टाइम के साथ में बदलता जाए, ठीक है कहानी। तो यहाँ तक लिख लो जरा, फिर अपन एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड और फिर आज के लेक्चर को अपन विराम देते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी, फिर आज के लेक्चर को अपन विराम देंगे। और क्वेश्चन आसान सा लिखूंगा मैं, कोई मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टेबल में मिटा नहीं रहा हूँ, इधर वाला फॉर्मूला मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन लिख देता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, जेई और नेट का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा, फॉर्मूले से हो जाएगा, बोर्ड में तो है ही नहीं। तो क्या है क्वेश्चन देखो, इफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a circular loop of radius 2 centimeter is placed a circular loop of 2 centimeter placed in a time varying cylindrical magnetic field, ठीक है, with the rate 2 Tesla per second, then induce electric field, in this loop will be। जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है ना उससे बहुत छोटा सा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ ये आपको नहीं बताया गया अंदर है या बाहर है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या मान लेना है, सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, खूब सारा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सफिशिएंट नहीं होता, लूप बाहर होता ना, फिर आपको उसका सिलेंड्रिकल लूप का रेडियस भी देना होता ना, ठीक है। इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे बच्चों, इसका आंसर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिख दोगे आप, R/2 dV/dt, बस कुछ नहीं लिखना। अब R कितना दे दिया, बस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 2/100/2, ये dV/dt तो 2 है एज इट इज, तो आंसर आ गया कितना, 1 2 से 2 मार दो कोई सा भी वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0.02। यूनिट वगैरह सही है, वही होगी इससे है ना, 0.2 न्यूटन पर कूलम, क्लियर है। तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, ठीक है। अब ऐसे जरूरी नहीं वहां लूप हो, देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे मान लो ये टेबल मिटाने का मेरा मन नहीं कर रहा, बड़ी सुंदर वो टेबल बनाई इतनी मेहनत से, तो मैं वापस क्वेश्चन नहीं मिटाता हूँ। अब क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखोगे अगर मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, यहाँ लूप वगैरह कुछ नहीं रखा, लूप वगैरह कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे, फिर भी यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अलग अलग पॉइंट्स पे। जैसे आपसे बोल दिया जाए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इंड्यूस ईएमएफ, तो निकाल सकते हो गया। इस पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा तो निकाल सकते हो गया। इसे मैं दे भी देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको लगेगा हाँ ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है लूप वगैरह रखा हो, ठीक है, लूप नहीं भी रखा होगा तो भी आंसर तो आएगा, क्लियर है। इसे मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अपने पास, और ये रेडियस आपको मान लेनी है कैपिटल R बरोबर कितना मान लें, कैपिटल R बरोबर 3 मीटर मान लो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, एक पॉइंट है यहाँ से इतना दूरी पे, ये है 5 मीटर, और इस पॉइंट P पे मुझे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। फाइंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर बच्चों, ये आ गया 20 - 10T क्रॉस टेस्ला, ठीक है। चलो पता करो जरा, चलो
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा पी पॉइंट पे। सॉल्व करो जब। अब मैंने लूप वूप नहीं बनाया इस क्वेश्चन में, इसका मतलब नहीं आया, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ अभी भी होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, बस कैसे प्रोड्यूस होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बस और कुछ नहीं। तो चलो आंसर निकालो बच्चों। इसमें जो यहाँ निकालना है ना, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला r² स्मॉल r dB/dt, यही लगेगा क्या, देखो जरा। ठीक है, r² r dB/dt। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बस, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है अपन बच्चों, मैग्नीट्यूड में अपन इंटरेस्टेड है ओनली बस। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो कितना आगे देखो r² r। सोल्व करो जरा वीडियो पॉज करके खुद से। चलो सोल्व किया, आंसर क्या आ रहा है तो चेक कर लेते हैं जरा आंसर जो भी आ रहा है। कैपिटल आर का वैल्यू कितना आ गया, आई एन डी भी लिख लेना, इंड्यूस। कैपिटल आर कहाँ गया, ये रहा 3 मीटर 3² अपॉन 2 इंटू स्मॉल r 5 dB/dt कितना आ गया -10। वो माइनस को भूल जाओ अभी, कोई दिक्कत नहीं। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास, क्या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया 9। ठीक है, अब डायरेक्शन अगर देखनी है आपको, डायरेक्शन कैसे देखनी है ध्यान से समझना। डायरेक्शन जो है, अब आपको बताइए मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में बढ़ रहा है घट रहा है, कम हो रहा है क्या, देखो जरा। टाइम के साथ में क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है क्या, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में। dB/dt कैसे लिखा है इसका डिफरेंशियल, 20 का 0, तो यहाँ से dB/dt लिखा जा सकता है क्या बच्चों, dB/dt कितना रहेगा 0 - 10, तो -10 लिख लिया हमने। ठीक है ना। अब अगर मेरे को डायरेक्शन देखनी है, अब एक चीज ध्यान से समझो जरा, अब सब चीजों को भूल जाओ, डायरेक्शन कैसे देखना। ये आपको पता है क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है क्या, तो अगर मैं यहाँ पूरा लूप बनाऊंगा तो ये लूप क्या चाहेगा, इस क्रॉस को सपोर्ट करे मतलब करंट ऐसी आएगी, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक। ऐसा क्यों आया बच्चों, इसमें अगर करंट, अपन ने एक इमेजिनरी लूप मान लिया, इस इमेजिनरी लूप में ऐसे ऐसे करंट फ्लो होती, क्या ऐसे ऐसे करंट क्यों फ्लो होती बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता। तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर लगा लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में है, लाल लाल नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, आंखों पे जोर पड़ेगा थोड़ा, दिख जाएगा। क्लियर है। तो आज वाले लेक्चर की कहानी यही है। आज वाले लेक्चर की समरी में वापस बता देता हूँ, ये रहा और दो फॉर्मूला है, r/2 dB/dt, r² r dB/dt। क्लियर है, एनसीईआरटी में नहीं है, बढ़िया बात ये है, बट जेएसडब्ल्यू में नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो नीट वाले बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, टेबल याद रखें, दो फॉर्मूला याद रखें। क्लियर। तो लेक्चर को क्लोज करते हैं बच्चों आज से। थैंक यू।